नमस्कार, हम टीवी भारत में स्वागत है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने समान नागरिक संहिता यूसीसी को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रपति मंजूरी मिलने के बाद राज्य में एक से अधिक विवाह करना अपराध की श्रेणी में आएगा और मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कदम से महिलाओं के अधिकारों को मजबूती मिलेगी और बहु विवाह से होने वाली समस्याओं से उन्हें राहत मिलेगी। उन्होंने कहा है कि यूजीसी पारित कर मध्य प्रदेश के एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है और इसके लिए उन्होंने राज्य की जनता को बधाई दी। एक्ट के पारित होने के बाद माननीय महामहिम राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद हमारा राज्य उस श्रेणी में खड़ा होगा जहां एक से ज्यादा विवाह करने में अपराध होगा और एक से ज्यादा विवाह के अवसर पर जो बहनों को कष्ट होता है उस कष्टों से मुक्ति दिला करके हमारी प्रदेश की आधी आबादी को उनके हक का समर्थन सरकार के माध्यम से होगा। एक नहीं कई सारी सौगात, केवल विवाह नहीं, विवाह के अलावा भी उत्तराधिकार के मामले में जो पुरुष का अधिकार रहेगा वो महिलाओं का अधिकार रहेगा। इसी प्रकार से दत्तक पुत्र से लगाकर सभी प्रकार के जीवन के जो अधिकार हैं वो अधिकार समान रूप से लागू किए जाएंगे। लिविंग रिलेशन में भी 1 महीने से कम समय में जो आयु विवाह की है 21 वर्ष और 18 वर्ष, उसका कोई उल्लंघन करेगा या विवाहेतर संबंध बनाने के लिए लिव इन इत्यादि की व्यवस्था में दुरुपयोग करेगा, उसको 5 साल के लिए जेल में डाला जाएगा। हमारी सरकार नैतिक आधार पर भी और वैसे भी पूरे देश के अंदर माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जब कई प्रकार के समसामयिक सुधारों का सिलसिला चल रहा है, ऐसे में बड़े राज्यों की आबादी में मध्य प्रदेश आज ठोस कदम उठा करके एक समान नागरिक कानून को पास कराते हुए एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचा है। मैं अपनी ओर से आज पूरे प्रदेश को बधाई देना चाहूंगा और कांग्रेस से प्रश्न पूछना चाहूंगा कि कांग्रेस हमेशा हिंदू मुसलमान में क्यों अंतर करना चाहती है। राम और रहीम दोनों को हम अगर एक चश्मे से देखना चाहते हैं तो दोनों में भेदभाव क्यों होना चाहिए। हम सब भारत माँ के लाल, भेदभाव का कहाँ सवाल। दोनों भाई भाई के बीच लड़ाने का काम कांग्रेस ने वर्षों तक किया है और वर्षों के उस गलत कारण से भारत के अंदर अतीत के काल में जब आजादी मिली तो देश का बंटवारा कांग्रेस की इसी गलत मानसिकता के कारण से हुआ है। मध्य प्रदेश की धरती पर भी ये जो गलत कानून बनाने की, खास करके विदेशी शासन पद्धति के आधार पर शासन चलाने की जो भूमिका जगदीशपुर को इस्लामपुर बना करके की गई थी, उस धरती पर ही हमारी कैबिनेट ने निर्णय किया कि शरिया कानून के बजाय एक समान कानून लगना चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है आज मध्य प्रदेश की विधानसभा ने एक समान कानून लगा करके क्या हिंदू क्या मुसलमान सबके जीवन में बेहतरी का अवसर मिलना चाहिए। दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन और नीट परीक्षा को विवाद को लेकर सियासत तेज हो गई है। एक बसपा नेता ने कहा है कि हिंसा और दहशत फैलाने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया है कि उन्होंने छात्रों को आतंकवादी नहीं कहा बल्कि कुछ संगठनों और विपक्षी दलों पर प्रदर्शन कर हिंसक बनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र में शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार सभी को है, लेकिन हिंसा किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है। और नीट विवाद पर उन्होंने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफे की मांग को खारिज करते हुए कहा है कि जांच जारी है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। और साथ ही छात्र आत्महत्या पर शोक व्यक्त करते हुए उन्होंने परीक्षा में अनियमितताओं के जिम्मेदार लोगों को सख्त सजा देने की मांग की। छोड़ना नहीं चाहिए सरकार को, आपने अभी मराठी में आपके बयान में कहा। मैंने ये बोला था कि स्टूडेंट के बारे में मैंने वो बात नहीं की थी। स्टूडेंट का आंदोलन मैंने भी किया है, पुणे में आंदोलन किया है, जेल में मैं गया हूँ। लेकिन ये स्टूडेंट के आंदोलन के बावजूद जो इंडिया आघाड़ी है, कांग्रेस प्रणीत आघाड़ी है, कई संगठन है, वो संगठन पूरा हिंदुस्तान में हलचल मचा जाए, आतंक फैला रहे हैं, आतंक पैदा हो जाए, ऐसा काम कांग्रेस प्रणीत और कई संगठन कर रही है। क्या कि पूरा देश में एक माहौल बना के
केंद्र की जो सरकार है, मोदी साहब की सरकार है, उसके खिलाफ आक्रोश तैयार हो जाए, ऐसा काम कई लोग कर रहे हैं। अभी जी नीट के बारे में चर्चा होनी चाहिए थी, परीक्षा कैसे होनी चाहिए थी उसके बारे में चर्चा होनी चाहिए थी। जिन्होंने गड़बड़ की है परीक्षा में, उसके खिलाफ सरकार क्या कर रही है उसके बारे में चर्चा होनी चाहिए थी। चर्चा क्या हो रही है? चर्चा आदरणीय मोदी साहब सरकार के विरोध में हो रही है, एनडीए के विरोध में हो रही है, धर्मेंद्र के विरोध में हो रही है, प्रधानमंत्री के विरोध में हो रही है। तो मुझे लगता है ये आंदोलन कई लोग राजनीति के माध्यम से चला रहे हैं। लेकिन सर आपने कहा कि आतंक फैलाने का काम हो रहा है, ये आप और मैंने बार बार कहा है, मेरे मुंह से ये मत लो कि मैं स्टूडेंट को आतंकवादी नहीं बोला। कई संगठन, हाँ, जो आतंक फैलाने का काम, वो इंडी आघाड़ी, कांग्रेस प्रणीत आघाड़ी, ये आतंकवाद जैसा विचार इस देश में फैला रहे हैं। आतंकवाद फैला, और ये बोला कि ये आतंकवादियों को छोड़ना भी नहीं चाहिए, इनके बारे में आप अरे मैं ये बोला था कि जो कांग्रेस समर्पित जो पक्ष है उनके साथ है, कई संगठन है, ये आतंकवाद जैसा विचार लेके आंदोलन में घुसे, ये मैंने बोला। बाबू किस तरह से ये कहना चाहते हैं, जिस तरह से मारपीट हो रही है जंतर मंतर पे, लोगों को, स्टूडेंट्स को मारा जा रहा है, इसका समर्थन करते हैं? मैं क्या बोलता है, शांति के मार्ग से आंदोलन करो। सरकार ने भी बच्चों पर ध्यान देके उनके साथ संवाद शुरू करना जरूरी है, और उनका क्या मानना, उनके मन में क्या है ये जान के वो निर्णय लेना जरूरी है, वो सरकार लेगी। लेकिन आंदोलन का एक तरीका होता है। मैं 40 साल से आंदोलन करके इधर आया हूँ। ऐसा आंदोलन नहीं होता कि किसके खिलाफ आंदोलन है तो उसके घर में घुस जाए, ऐसा कोई आंदोलन नहीं होता। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं मांगना चाहिए, आप समर्थन नहीं करते ना इस्तीफे का? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं लेना चाहिए? धर्मेंद्र प्रधान का दिल्ली में किसान नेताओं की ओर से आयोजित महापंचायत के बाद किसानों ने अपनी आगे की रणनीति का ऐलान किया है। किसान नेताओं ने बताया है कि कृषि मंत्री के साथ हुई बातचीत में सरकार ने उनकी मांगों पर विचार करने के लिए 10 दिनों का समय मांगा है। किसानों की प्रमुख मांगों में गिरफ्तार किसानों की रिहाई और बेअबिन मुद्दों पर केंद्र सरकार के साथ औपचारिक वार्ता शुरू करना शामिल है। और नेताओं ने कहा है कि गिरफ्तार किसानों की रिहाई के बाद फिलहाल के वापस लौटे रहे हैं और अब 8 दिनों के बाद दिल्ली सरकार और संबंधित पक्षों के साथ होने वाली बैठक के साथ आधार का आगे की और रणनीति की तय की जाएगी। और किसान नेताओं ने कहा है कि 27-28 तारीख को अगली बैठक में आंदोलन की दिशा पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਲੀਡਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਲੀਡਰ। ਸਾਡੀ 2 ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਆਏ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਆਗੂ ਫੜੇ ਨੇ, ਗ੍ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਫੂਲ ਜੀ, ਹੋਰ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਛੱਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਉਹ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ, ਉਹਨੇ 8 ਤੋਂ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲਿਆ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾਊਗੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਧਰਨਾ ਸਮਾਪਤ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਚੜੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਧਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਪਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿੰਨੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਸੀ? ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਜੀ ਸਾਡਾ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੀ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਪੱਕੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ? ਕੋਈ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ, ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਆ ਉਹ 3 ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਛੱਡਦੇ ਫਿਰ ਛੋਟੇ ਤੇ ਛੱਡਦੇ। ਆਪ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਪਹਿਲਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਹੁਣ ਛੱਡ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਸ਼ਾਮੀ ਦੇਣਗੇ ਜੀ ਸਮਾਂ, ਉਹ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਜੀ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਉੱਠ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਆ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੂਜੇ ਕਰਨੀ ਸੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ, ਉਧਰ ਚਲ ਗਏ ਜੀ। ਮੈਂ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਲ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ संघर्ष ਦਾ सूबा प्रधान जी। हिंदी में सर आज मीटिंग हुई, इस बारे में मीटिंग हुई, क्या कुछ फैसला लिया गया? और जो प्रदर्शन आप इस समय सभी कोर्ट में कर रहे हैं उसके बारे में क्या निर्णय हुआ? जो भी आज मीटिंग चल रही थी, जो भी हम बड़े लीडर और जो भी अपने हरियाणा के कृषि मंत्री उनके साथ मीटिंग है, उसमें ये तय हुआ जो भी हमारे बड़े लीडर गुरनाम सिंह चड़ूनी को पकड़ा और 2 बड़े और लीडर, काफ़ी किसान, कोई आंकड़े को तो हम मालूम नहीं, लेकिन काफ़ी किसान पकड़े, उनको छोड़ा जाए। जो भी हमारी मांगे हैं, फ्री रेल ट्रीट जी उसको कैंसिल किया जाए, उसके लिए हमने भारत के कृषि मंत्री से
उसके बातचीत करने का जो भी आगे आने वाले समय में मांग पत्र दिया है वो हमारी मीटिंग तय करेंगे और उसमें वो जो समझौता है किसान मारू नीति का जो उसको कैंसिल करने बारे जो भी उसका अच्छा कोई नया राह ढूंढेंगे। ठीक है, अभी क्या फैसला हुआ कि आप लोग यहाँ से उठ रहे हैं, वापस जा रहे हैं? हाँ, जब तक हमारे यहाँ में भी अनदर 10 to 15 मिनट जब किसान छूट जाएंगे और हम जहाँ से विश्वास लेकर उठ रहे हैं। आपके जैसे सोहन सिंह बंदेल जैसे बाकी जो लीडर हैं जो आपको नेतृत्व कर रहे हैं वो यहाँ से जा चुके हैं? नहीं, कुछ लीडर हमारे यहाँ जो मीटिंग कर रहे हैं, हमारे जो कि विश्वास लेना, जो भी हमारे उच्च अधिकारी आएंगे विश्वास देंगे कि जो भी हमारी मीटिंग का समय तय करेंगे और हमारे किसान को छोड़ेंगे, वो नहीं छोड़ेंगे, तब तक नहीं जाएंगे। मे बी अनदर 10 or 15 मिनट में वो छोड़ देंगे। हाँ जी, आपका नाम बताइए। मेरा नाम रणजीत सिंह राणा, भारतीय किसान यूनियन एकता संघर्ष अमृतसर जिले का जिला प्रधान। दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा को लेकर एक पुलिस अधिकारी ने घटनाक्रम का ब्यौरा दिया और अधिकारी के अनुसार जंतर मंतर के पास से पहले बैरिकेड पर बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी जमा हो गए थे। पुलिस ने धारा 163 लागू होने की घोषणा करते हुए भीड़ में पीछे हटने और कानून का पालन करने की अपील की, लेकिन प्रदर्शनकारियों के बैरिकेड तोड़ दिए और पथराव शुरू कर दिया गया और अधिकारी ने बताया कि इस दौरान नए पुलिसकर्मी घायल हुए जिनमें उन्हें भी सिर पर चोट लगी। उन्होंने दावा किया है कि प्रदर्शन में कुछ असामाजिक तत्व भी शामिल थे और पथराव की तैयारी पहले से की गई थी। घायल पुलिसकर्मियों को इलाज के लिए हॉस्पिटल भेजा गया है। मैं डीसीपी के साथ ही रहती हूँ, डीसीपी के प्रोटेक्ट में रहती है। जहाँ कोई इमरजेंसी पड़ गई तो डीसीपी साहब के साथ जाते हैं, तो वहाँ जिस पोजीशन की ड्यूटी है वो ड्यूटी कर लेते हैं। जहाँ साफ करना काम होता है हमारे वहाँ जाते, जैसे कहीं धरना प्रदर्शन हो गया तो ये चलना हो गया और कोई बात क्या रोल होता है इसमें? जैसे हमारे यहाँ वो होती है यूपी पुलिस में। क्या नाम है आपका, किस पद पे है, कहाँ है आप? मेरा नाम एएसआई दत्ता दराड़े, मेरी पोस्टिंग एक्सरे 1 डीसीपी रिजर्व 1 दिल्ली। कल का जो प्रोटेस्ट हुआ सीडीपी का, उस टाइम मेरी ड्यूटी जंतर मंतर के 30 होगा पहले बैरिकेड पे। आप वहाँ पहुँचे थे, प्रोटेस्ट लोग कर रहे थे, क्या कुछ हुआ था उस दौरान? आपको चोटें भी आई हैं? छोटे देर वही बता रहा हूँ। तो पहले बैरिकेड पे धीरे धीरे पब्लिक इकट्ठी हो गई, तकरीबन 8-10 हज़ार के लगभग गैदरिंग होगी और वहाँ उनको रोकने की कोशिश की है हमने। हमारे अफसरों ने जो अनाउंसमेंट किया है 163 BNSS की धारा लागू है, आप शांत हो जाइए नहीं तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन उन्होंने एक नहीं सुनी, उन्होंने ज़बरदस्ती बैरिकेडिंग तोड़ी और फर्स्ट लेयर तोड़ के दूसरी लेयर पे चले गई। हमें हमारे अफसरों का आदेश आया आप दूसरे बैरिकेडिंग में पहुँचो। हम वहाँ पहुँच गए, वहाँ भी उन्होंने ज़बरदस्ती बैरिकेडिंग तोड़ी है, वहाँ भी अनाउंसमेंट खूब किया अफसरों ने, हमारे अधिकारियों ने खूब अनाउंसमेंट कर दिया कि सिर्फ का पालन करें नहीं तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वो भी नहीं माना उन्होंने, वहाँ से ज़बरदस्ती बैरिकेडिंग तोड़ी। तो तीसरी लेयर जो थी हमारी पार्लियामेंट थाने के सामने ही थी, वहाँ पहुँचने का आदेश हुआ, हम वहाँ पहुँच गए। वहाँ बैरिकेड के ऊपर हम बैरिकेड रोकने लगे, वहाँ भी उन्होंने ज़बरदस्ती बैरिकेडिंग तोड़ी और पथराव चालू कर दिया। वहाँ हमारे सहकर्मी पुलिस अधिकारी काफ़ी जख्मी हुए हैं, घायल हुए, लेकिन हमने उनको काफ़ी रोकने की कोशिश करी वहाँ पर भी, फिर भी वो नहीं माने। तो इतने पब्लिक में से किसी ने मेरे को धक्कर मारा जो मेरे सर में आके लगा, जहाँ मेरे साथी से पुलिसकर्मी पीछे राम मनोहर हॉस्पिटल लेके गए, जहाँ पे उन्होंने 2 टाँके लगाए और वहाँ ग्लूकोज की बोतल वगैरह लगा के इलाज चालू किया। डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर ने कुछ नहीं, चोट लगी है, 2 टाँके आएंगे वो लगा रहे हैं और उन्हें इंजेक्शन वगैरह दे दी, दवाई गोली दे दी। पूरा माहौल किस तरीके का था वहाँ पे जो प्रदर्शन लोग कर रहे थे? माहौल बहुत उग्र रूप था, वैसे मानने को कोई तैयार नहीं था और मुझे नहीं लगता कि वहाँ स्टूडेंट थे उसमें जो असामाजिक तत्व भी थे जो ना पुलिस के मान रहे थे ना किसी की मान रहे थे, ना अनाउंसमेंट की तरफ ध्यान दे रहे थे। पथराव भी हुआ वहाँ? हाँ, पथराव करा उन्होंने, बहुत जबरदस्ती पथराव किया है जिसमें चोटें भी आई पुलिस के वालों को। क्या ईटे उटे पे पहले से लेके आए थे, क्या पूरी साजिश तय थी इनकी? नहीं, इसके बगल में एक हमारे बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग की दीवार तोड़ी थी उन्होंने, उसमें से
ये तेल टुकड़े लेके उन्होंने जो काफ़ी मुकदमा चालू कर दिया, गमले उठे आसपास में गमले। और कितने लोग आप लोग घायल हुए थे जो संबंधित पुलिस मैं कर्मी? जिस वार्ड में था उसमें 8-10 लोग तो थे यहाँ पुलिस वाले, बाकी और भी कहीं इधर उधर जो थे। बेंगलुरु में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय के प्रतिनिधियों के साथ एक अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें PTCL एक्ट के प्रभावी क्रियान्वयन और उसमें से संभावित संशोधनों पर चर्चा हुई। बैठक में ST समुदाय से जुड़ी गारंटी योजनाओं पर भी विचार विमर्श किया गया। इस दौरान 270 एकड़ जमीन के आवंटन से जुड़े आरोपों की जांच के लिए गठित SIT का भी जिक्र किया गया। वक्ता ने कहा है कि यदि फुटपाथ अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कर रहे हैं तो अधिकारियों पर हमला किया जाता है तो दोषियों के खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई होगी। वही कर्नाटक में संभावित कैबिनेट विस्तार को लेकर मुख्यमंत्री दिल्ली दौरे और पार्टी नेतृत्व में मुलाकात भी जानकारी दी गई। I had called a meeting of representatives of scheduled castes and scheduled tribes, scheduled castes particularly, and they have been asking me to have a meeting. They had requested me, so I had called a meeting, and they have expressed various aspects, particularly regarding the PTCL Act, implementation of the PTCL Act. They have suggested few modifications which I will discuss with the concerned people. Being revenue minister, it comes under our department. We will examine it. I have promised them we will examine it. They have also raised some doubt regarding the implementation of our guarantee schemes, particularly for the SC, ST communities. That also I have told them to, we'll examine it. If there is a shortcomings in any way, we will examine and correct them. One particular issue they have raised is art of living. Sri Ravi Shankar Guruji's 270 acres he has got. That's what they told me. Their allegation is 150 acres of land belongs to SC/STs. That is why now we have constituted an SIT. SIT has been constituted under the chairmanship of the regional commissioner to look into those allegations. If they are not true, then it's okay. If they are true, then we will see what government can do. Sir, Chief Minister, officials carrying footpath clearance were attacked and abused in Shivajinagar, sir. No, people will definitely take action according to the court of law, because this is a drive which our Bangalore in charge minister is doing, which is appreciated by so many, people throughout the country. In fact, it has attracted appreciation throughout the country. I mean, even other cities also should follow these kind of things. That is what people are talking about. I mean, there are articles written about it in the media. So if somebody has attacked those officers, and they will definitely face the law. Sir, Chief Minister D.K. Shivakumar is in Delhi now along with the senior leader to meet High Command regarding the cabinet expansion. So do you think it will be final today? No. See, if the High Command takes a decision today, it will be done. If the High Command doesn't take the decision today or tomorrow, if they take, that it is according to that. Sir, regarding the Bidadi Township issue, Karnataka High Court has dismissed the PIL. I am not very, I'm not aware of those things. Just ask people who are concerned. Okay. Thank you, sir. पश्चिम बंगाल की राजनीति में शहीद परिवार से जुड़े आरोपों को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। एक विपक्षी नेता ने तृणमूल कांग्रेस और उसकी प्रमुख ममता बनर्जी पर शहीद परिवार के राजनीतिक इस्तेमाल का आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि सामने आए गंभीर आरोपों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। यदि आरोप सही साबित होते हैं तो
तर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वक्ता ने दावा किया है कि राज्य में राजनीतिक माहौल बदल रहा है और पार्टी के भीतर भी असंतोष दिखाई दे रहा है। हालांकि इन आरोपों पर तृणमूल कांग्रेस की ओर से आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार है। मुख्यमंत्री ने बोला है कि शहीद परिवार को 25 लाख रुपए कमीशन में दिया हुआ था। पहले सरकार जो था तृणमूल सरकार ने 2 लाख रुपया करके परिवार को हाथ में दिया। क्या बोलेगा इनके बारे में? देखिए, जो शहीद परिवार को लेके भी राजनीति कर सकता है, उससे घटिया और घिनौना हरकत कुछ हो नहीं सकते। जो शहीद परिवार के बलबूते, जो शहीद परिवार को इनकैश करके आज तृणमूल कांग्रेस का जन्म हुआ है, जो शहीद परिवार के नाम से लाखों लोग हर साल यहाँ पे एकजुट होते हैं, आज अगर इतने बड़े आरोप लगता है तो मेरे ख्याल से इसके बाद ममता बनर्जी को राजनीति से अवसर ले लेना चाहिए। जो इशू लेके आपका दल का जन्म हुआ था, जो इशू लेके आप विरोधी नेत्री बने, मुख्यमंत्री बने, आज अगर वहीं पे सवाल उठ रहा है, इससे शर्मनाक और कुछ नहीं हो सकता है। और शायद इन्हीं लोगों का हाई है कि आज देखिए उन्हीं का हाथ पे बना हुआ पार्टी से उसी को निकाल। बिहार सरकार के कानून व्यवस्था, शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े कई अहम मुद्दे पर अपनी स्थिति स्पष्ट की है। सरकार ने कहा है कि कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ जरूरत पड़ने पर गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। ऑनलाइन सट्टेबाजी पर चिंता जताते हुए परिवारों और युवाओं के लिए गंभीर खतरा बताया गया। और शिक्षा के मुद्दे पर सरकार ने कहा है कि स्कूलों में रंग नहीं और बल्कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण है और राज्य में शिक्षा बजट लगातार बढ़ाया जा रहा है। वही स्वास्थ्य क्षेत्र में एक अहम विधेयक पारित किया गया है, जिसके तहत अन्य राज्यों में पंजीकृत डॉक्टर एवं दोबारा रजिस्ट्रेशन कराए बिना बिहार में भी चिकित्सा सेवाएं दे सकेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया है। यहाँ तो जितना मोबाइल स्मार्टफोन है सभी क्या नाम है जर्नलिस्ट हो गया, जिनको मास कॉम से कोई मतलब नहीं है, कुछ नहीं है। कभी किसी के यहाँ जाके करता है, कभी किसी के यहाँ जाके कुछ भी करता है, गाली गलौज करना। आप अपना बात करिए, अपना कहिए, वो तो ठीक बात है, लेकिन यू कैन नॉट, रजिस्टर्ड होना चाहिए और इसको टाइट करें। सोशल मीडिया पे अगर आप कुछ बात लिख रहे हैं या फिर आप पत्रकारिता कर रहे हैं, यू हैव टू गेट रजिस्टर्ड फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, कहीं ना कहीं होना चाहिए ना। अच्छा सर, नीट को लेकर के जो बातें कही जा रही है अपोजिशन की तरफ से, चाहे दिल्ली में हो या पटना में, कल असेंबली में भी नीट को लेकर के जो है इस्तीफे की मांग की गई थी केंद्रीय शिक्षा मंत्री की, आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, देखिए, वो तो आपके एमपी वहाँ भी हैं, मंत्री वहाँ हैं, यहाँ करने से क्या फ़ायदा? सर, यहाँ पे कानून लाया गया है ऑनलाइन सर गैम्बलिंग के लिए। नहीं, ठीक है, ऑनलाइन गैम्बलिंग पर भी बंद होना चाहिए, तो अच्छी बात है ना। गैम्बलिंग कहीं से भी नहीं है। अच्छा परिवार, अच्छे लोग, जो लोग बच्चे हैं ऑनलाइन गैम्बलिंग के चक्कर में 100 हमारे पास इंसिडेंट है। माता पिता लेके आए हैं, माँ का जेवर बेच दिया बच्चा, माँ को पता ही नहीं चला कि बेचा गया ऑनलाइन गैम्बलिंग, और वो भी अच्छे स्कूल के बच्चे हैं। तो ये सब पर तो नकेल जितना कसा जाए उतना अच्छा है। आखिरी सवाल है सर, कलर को लेकर के जिस तरीके से स्कूल को लेकर, हमारे लिए कलर माने नहीं रखता है। कलर उनके लिए माने रखता है जो चरवाहा विद्यालय बनाया करते थे। कलर उनके लिए माने रखता है जिनके लिए बच्चों को पढ़ाना जरूरी नहीं था। आज हमारे पूरे बजट का 25% हम शिक्षा पर खर्च कर रहे हैं पूरे हिंदू। फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबर देखते रहे हम टीवी भारत।